हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ओम्स लॉ के बारे में देखा, रेजिस्टेंस के बारे में देखा, रेजिस्टिविटी के बारे में देखा, कार्बन रेजिस्टेंस को हम कैसे पहचानते हैं इसके बारे में देखा, मतलब उसके कलर बैंड्स के ऊपर बात करी। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हमारा। जब हमने करंट के बारे में पूरा पढ़ लिया है, अब हम रेजिस्टर्स मतलब जब रेजिस्टर सीरीज और पैरेलल में लगे रहेंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। ये वाला कौन सा पार्ट है? हमारा फोर्थ पार्ट है इस चैप्टर का। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? अपना थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके पहले हमने दो चैप्टर्स चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है एकदम डिटेल्ड में। तो जो लोग नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं। एकदम डिटेल में हमने सारी चीजों को डिस्कस किया है। ओके, तो शुरू करते हैं ये वाला लेक्चर। ये जो मेन चैप्टर है थर्ड हमारा, ये क्या है? चार मेजर टॉपिक्स में से है, जिसमें से हमने कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है? हमारा इलेक्ट्रिकल करंट एंड ओम्स लॉ के बारे में हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है, पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज के वीडियो में अपना कौन सा टॉपिक चालू करेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में देखेंगे कि क्या होती है उसकी यूनिट्स, कैसे हम उसको डिनोट करते हैं, कैसे हम उसको डिराइव करते हैं, ये सब चीजों के बारे में देखेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा सेल ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर। ओके, तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, किसमें? सीरीज और पैरेलल में हम उनको देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। रेजिस्टर इन सीरीज। फर्स्ट टॉपिक हम अपना क्या देखेंगे? रेजिस्टर्स जब क्या होंगे? सीरीज में होंगे। इस चीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो यहां पे मेन पॉइंट्स क्या रहेंगे हमारे कि क्या डिवाइड होता है, कब पोटेंशियल डिवाइड होता है, कब करंट डिवाइड होता है, ये सब चीजें बस इंपॉर्टेंट रहती है। उसके बाद आप क्या कर लेंगे, यदि आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? उसको बना सकते हैं। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं? रेजिस्टर्स आर said to be connected in series। कब बोल सकते हैं हम कि रेजिस्टर्स क्या है? सीरीज में कनेक्टेड है। जब उनमें क्या होगा? करंट सेम फ्लो होगा और क्या डिवाइड होगा? पोटेंशियल, या हम बोले पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज डिवाइड होगा, तब वो क्या होंगे? सीरीज में होंगे। सीरीज इफ सेम करंट is flowing through each resistor। तो ये हमारा फर्स्ट एक एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब सेम करंट फ्लो होगा सारे रेजिस्टर्स में, तब हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टर सीरीज में। तो डिवाइड क्या होगा? पोटेंशियल डिवाइड होगा यहां पे। ओके, तो अप्लाइड क्या बोलेंगे हम उसको? अप्लाइड वोल्टेज बोले, या हम उसको बोले पोटेंशियल डिफरेंस। तो अप्लाइड वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? हमारा सम होगा। सम ऑफ ऑल वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। ओके, तो ये दो हमारी क्या है? एकदम इंपॉर्टेंट चीज है। यदि जब दोनों रेजिस्टर्स क्या होंगे? सीरीज में कनेक्ट होंगे, तो करंट उनमें सेम फ्लो होगा और पोटेंशियल क्या होगा? डिवाइड होगा। तो इसके बेसिस में हम क्या करेंगे? ओम्स लॉ लगाएंगे। और सीरीज में कनेक्टेड है तो हम एक और क्या बोलेंगे कि रेजिस्टर्स कैसे कनेक्ट होंगे? एंड टू एंड कनेक्टेड रहेंगे। रेजिस्टर्स क्या होंगे? एंड टू एंड कनेक्टेड रहेंगे सीरीज में। मतलब जो लास्ट एंड होगा किसका? फर्स्ट रेजिस्टर का, वो किससे कनेक्टेड होगा? इज कनेक्टेड
टू फर्स्ट एंड कौन से? सेकेंड रेजिस्टर से। तो ये 3 पॉइंट था हमारे लिए इंपॉर्टेंट लिखना। तो ये तीनों पॉइंट जो फर्स्ट एंड रहेगा, मतलब दो, एक रजिस्टर है, एक उसका फर्स्ट एंड सेकेंड एंड, तो जो उसका लास्ट एंड रहेगा वो क्या होगा? सेकेंड रजिस्टर के फर्स्ट एंड से क्या रहेगा? कनेक्टेड रहेगा। तो ये 3 चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप क्या करेंगे? एकदम नोट करके रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब डायग्राम देखते हैं हम इसका कि कैसा रहेगा जब रजिस्टर्स क्या होंगे? सीरीज में कनेक्टेड होंगे। ओके, तो डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट रजिस्टर, सेकेंड, और ये थर्ड रजिस्टर किससे कनेक्टेड होगा? ये एक बैटरी से। तीन तो हमारे रजिस्टर है, नेमिंग कर देते हैं इनकी। कौन कौन सा, मतलब नेमिंग क्या होगी? R1, R2 और R3। ये क्या है? तीनों रजिस्टर्स है, और इनके अक्रॉस पूरा पोटेंशियल कितना है हमारा? पूरा पोटेंशियल जो बैटरी सप्लाई कर रही है वो क्या है? V। मतलब यदि यहां पे मैं 2 पॉइंट से लूं, पॉइंट A और दूसरा पॉइंट B, तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा इनके अक्रॉस? पूरा V हमारा क्या होगा? पोटेंशियल होगा। और यदि हम किसी एक के अक्रॉस पोटेंशियल देखना चाहें, क्योंकि यहां पे क्या होगा? करंट सेम फ्लो होगा। देखते हैं, यदि हम करंट देखें तो करंट क्या होगा? I फ्लो होगा। ऐसे I हमारा करंट फ्लो होगा। और कैसे? पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है करंट हमारा। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होंगे? ऐसे फ्लो होंगे। करंट हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, ये चीज हमने देखी कन्वेंशन में, और इसी को हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। ओके, अब यदि हम इनके अक्रॉस रेजिस्टेंस देखें, मतलब सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा? V1। R2 के अक्रॉस यदि हम पोटेंशियल देखें तो वो क्या हो जाएगा? V2। और R3 के अक्रॉस यदि हम पोटेंशियल देखें तो क्या हो जाएगा? वो V3। तो ये क्या हो जाएगा? तीनों के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल। ओके, तो अब हम क्या करते हैं? ओम्स लॉ लगाते हैं अपनी यहां पे कि कैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलती है हमारी? एक के अक्रॉस, मतलब क्या हो रहा है? पोटेंशियल यहां पे पूरा डिवाइड हो रहा है। तो यदि हम V1 की वैल्यू लिखें तो V1 इक्वल टू क्या होगा? I R1, करंट तो पूरा सेम फ्लो हो रहा है, कॉमा V2 की वैल्यू देखें तो V2 क्या हो जाएगा हमारा? I R2। और यदि V3 की वैल्यू देखें तो V3 क्या हो जाएगा हमारा? I R3। यही बोलती है ओम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो V इज इक्वल टू IR। ओके, ये चीज हो गई हमारी। और हमें पता है कि जो पोटेंशियल होगा, अभी हमने जो स्टार्टिंग में पॉइंट्स लिखा, जो टोटल पोटेंशियल होगा इन तीनों के अक्रॉस वो क्या होगा? इंडिविजुअल पोटेंशियल का सम होगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं? टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यही होगा। तो अब हम क्या करेंगे? सारी वैल्यूज को क्या करेंगे? V की वैल्यू जो है इसमें पुट कर देंगे। ओके, देखते हैं पुट करके क्या आता है। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? V1 की वैल्यू पुट कर देंगे I R1, प्लस V2 की वैल्यू पुट करेंगे तो I R2, प्लस V3 की वैल्यू पुट करेंगे तो I R3। ओके, ये वाली इक्वेशन आएगी हमारी। बिल्कुल, अब हम यहां से क्या कर सकते हैं? I को कॉमन निकाल सकते हैं। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा? V इक्वल टू I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्या आ जाएगी? हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अब हम एक टर्म मानते हैं, यदि हम अपना पोटेंशियल मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज्यूम करें तो वो कितना होगा? लेट हम एक टर्म को मानते हैं, लेट RS इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, और ये सीरीज का होगा, इसलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं? RS लिख रहे हैं। RS इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हम क्या लेते हैं? RS ले लेते हैं, एक टर्म एज्यूम करते हैं जो क्या बताएगा? इन तीनों रेजिस्टेंस का क्या बताएगा? एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताएगा जो इन तीनों जैसा काम करेगा। ओके,
तो देखते हैं, तो जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लेंगे तो हमारा डायग्राम कैसा बनेगा, एक बन जाएगा, मतलब वो तीनों जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, और इनके अक्रॉस क्या लगी रहेगी, हमारी बैटरी, जिसका वोल्टेज V है, और ये क्या हो जाएगा हमारा RS, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कौन सा करंट की वैल्यू, तो I फ्लो करेगी, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये दोनों पॉइंट के अक्रॉस V होगा, A और B। ओके, ये चीज हो जाएगी। तो अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, फिर से हम ओम्स लॉ लिख सकते हैं, यदि इक्विवोल्ट मतलब जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिए उसके लिए भी हम ओम्स लॉ लिख सकते हैं, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, I RS होगा। अब ये इक्वेशन और प्रीवियस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। V इज इक्वल टू I R1 R2 R3 है, और हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन आई है हमारी V इज इक्वल टू आई आर एस। बिल्कुल दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की तरफ क्या है, दोनों के साइड क्या है, V है, तो दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। देखते हैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके, तो क्या आएगी हमारी इक्वेशन, जैसे ही हम इक्वेट करेंगे तो यहां से हम एक और स्टेप इसको सॉल्व कर लेते हैं। RS की वैल्यू निकालें, तो RS कितना आ जाएगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, V बाई I। ओके, ये आएगा। अब ये वाली इक्वेशन देखते हैं हमारी, जो आई है कौन सी, V इक्वल टू आई R1 R2 R3। तो यहां पे हम क्या करेंगे, V की वैल्यू को पुट कर देंगे, यहां पे पुट करेंगे, तो RS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RS इक्वल टू ऊपर भी I है और नीचे भी I आ जाएगा, और V की वैल्यू के साथ क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही था। यहां से I क्या हो जाएगा हमारा, कैंसल आउट हो जाएगा, I और I हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ RS, मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये किसके लिए हुआ, तीन रेजिस्टर्स के लिए हुआ। अभी हमारे प्रीवियस डायग्राम में कितना रेजिस्टर लगा हुआ था, 3 ठोक लगा हुआ था। यदि ऐसी n नंबर ऑफ रेजिस्टर सीरीज में लगे रहे तब क्या होगा इक्वेशन, यदि n नंबर ऑफ लगे रहेंगे तो उस केस में क्या होगा हमारा, ये 3 के लिए आया, n नंबर ऑफ लगे रहेंगे तो RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी लगे रहेंगे Rn तक, सबको हम क्या करेंगे, सम करेंगे। मतलब जब रेजिस्टेंस सीरीज में लगे रहते हैं तो हम क्या करते हैं, सबका सम करते हैं एक साथ, जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे सबका हम क्या करते हैं, वहां पे सम करते हैं। ओके, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और किसमें होगा, वो सीरीज में जब होगा तो वो किसके बराबर होगा हमारा, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हमारा, वो क्या होगा, सम होगा सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का। तो जब भी सीरीज में रहा तो आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो हमारे लिए याद रखना जरूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है, फर्स्ट चीज देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जो करंट रहेगा सर्किट में इन दी circuit is independent of relative positions of resistor।
मतलब जो हमारा करंट रहेगा वो क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा कि रेजिस्टर्स की पोजीशन कैसे, मतलब कोई भी रेजिस्टेंस बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी सामने लगा हो और कोई भी एंड में लगा हो, करंट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई ज्यादा ओम्स का रेजिस्टर आगे लगा हुआ है या पीछे लगा हुआ है तो करंट एकदम इंडिपेंडेंट रहेगा उससे, करंट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, पूरे में फ्लो करके जाएगी। ओके, तो ये क्या है हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे लिए याद रखना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या रहेगा। सेकेंड पॉइंट हमारे लिए क्या रहेगा, जो वोल्टेज रहेगा, वोल्टेज अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो वोल्टेज रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा यदि हम किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज देखें तो वो क्या होगा हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, टू दी रेजिस्टेंस। जो वोल्टेज रहेगा हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसी भी रेजिस्टेंस से। कैसे, एक इक्वेशन से देखते हैं, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I R1, ये हमारी एक इक्वेशन है। यदि I तो क्या हो रहा है, सब में सेम जा रहा है, इसका मतलब सब रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, मतलब V1 यहां से क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ R1 के, मतलब जिसका जो रेजिस्टर ज्यादा रेजिस्टेंस का होगा उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और यहां पे हमने 3 यूज किया है तो तीनों का सम मिलके क्या बन रहा है, टोटल पोटेंशियल बन रहा है। तो जो रेजिस्टेंस ज्यादा ओम्स का होगा उसके अक्रॉस क्या होगा, ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब उसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ओके, और एक लास्ट पॉइंट, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, थर्ड पॉइंट हमारा, टोटल रेजिस्टेंस across series combination is more than the greater resistance of the circuit, resistance of circuit। तो मतलब सीरीज में यदि हम रेजिस्टेंस को लगाते हैं और तीनों जो रेजिस्टर है उनका यदि हम सम करके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे वो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो किसी एक के मतलब जो सबसे बड़ा रेजिस्टर है उसके बराबर हो, वो जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस का भी जो रेजिस्टर होगा उससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि बाकी छोटे वाले जो है रेजिस्टेंस वो क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ये लाइन भी यहाँ पे रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब ऐसा देखेंगे, जब हम पैरेलल में देखेंगे तो पैरेलल में क्या होता है, वो सबसे कम होता है। यदि हम कोई भी रेजिस्टेंस को सारे को हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करके सम करते हैं। तो ये भी लाइन क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना। ओके, तो ये क्या हुआ हमारा, जब रेजिस्टर्स क्या रहेंगे, सीरीज में रहेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, जब रेजिस्टर्स हमारे क्या रहेंगे, पैरेलल में रहेंगे, तब देखते हैं केस क्या होगा। उसके पहले हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। ओके, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। इन अ फिगर गिवन बिलो 3 रेजिस्टर्स, फिगर में आपको दिखा रहा हूं 3 रेजिस्टर गिवन है, 3 रेजिस्टर्स विद रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज, जो क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है विद ए 10 वोल्ट बैटरी। किसके साथ कनेक्टेड है, एक 10 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है। कैलकुलेट दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हमें और करंट निकालना है दैट पासेस थ्रू ईच रेजिस्टर्स इन गिवन नेटवर्क। ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और करंट निकालना है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम अपना देखते हैं गिवन वैल्यूज, हमें क्या क्या गिवन वैल्यूज है क्वेश्चन में, और जो डायग्राम गिवन है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। वैसे डायग्राम नहीं भी देता तो भी हमें समझ में आ जाता। 3 रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, उनके अक्रॉस का क्या दिया है, हमें वोल्टेज दिया है या पोटेंशियल दिया है, तो भी हम क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे। ओके,
तो पहले हम देखते हैं R1 दिया है हमें, कितना दिया है वो हमें 2 ohms का। R2 दिया है, R2 कितना दिया है हमें 3 ohm। और जो तीसरा रजिस्टर है उसका हमें कितना दिया है 5 ohms गिवन है। ओके, डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट रजिस्टर, सेकंड और ये थर्ड। कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है इसमें, प्लस माइनस कितना है 10 वोल्ट की। ओके, 10 वोल्ट का यहाँ पे पोटेंशियल है। हमें रेजिस्टर्स की वैल्यू गिवन है कि कितनी कितनी है। R1 हमारा कितना है 2 ohms का, R2 है हमारा 3 ohms का, और R3 है हमारा 5 ohms का। करंट कैसा फ्लो होगा, सेम फ्लो होगा, करंट चेंज नहीं होगा, बस पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पे चेंज होगा। तो ये डायग्राम हमें क्वेश्चन में गिवन है। सॉल्व करते हैं इसको। क्या क्या निकालना है हमें, निकालना है हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस सर्किट का, RS निकालना है, और करंट की वैल्यू निकालना है कि कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है। ये दो चीज को क्या करना है हमें कैलकुलेट करना है। करते हैं कैलकुलेट, एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो कैसे निकालेंगे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। RS इक्वल टू क्या होगा, तीनों रेजिस्टेंस का वो क्या होगा, सम होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। बिल्कुल, प्लस कर देते हैं सारी वैल्यू को, तो RS इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 कितना है हमारा 2 ohms का, प्लस R2 कितना है 3 ohms का, और प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 10 ohms हमारा आ जाएगा। ये आ गया हमारा एक आंसर। ओके, सेकंड चीज देखते हैं। सेकंड क्या बोला है, हमें करंट निकालने बोला है। ओके, तो करंट भी हम निकाल सकते हैं किसकी मदद से, ओम्स लॉ की मदद से निकाल सकते हैं। और जब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया है और हमें पोटेंशियल पता है कि कितना है, तो निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, ओ कैपिटल होना चाहिए, क्या होगा V इज इक्वल टू आई, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे RS। तो यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। I की वैल्यू निकालना है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई RS, और V हमारा कितना है 10 वोल्ट गिवन है हमें क्वेश्चन में। RS हमारा कितना है, वो भी मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी 10 ओम का ही है, तो कितना आ जाएगा हमारा 1 एम्पियर। मतलब कितना करंट फ्लो होगा इसमें 1 एम्पियर का। तो ये भी क्या है हमारा एक आंसर। एक और आंसर आ गया, एकदम सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा सीरीज में क्या होता है, अब हम देखते हैं पैरेलल में क्या होता है। तो पैरेलल में क्या होगा, वोल्टेज तीनों के अक्रॉस सेम रहेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के अक्रॉस सेम रहेगा, और करंट डिवाइड होगा। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब कैसे रहेंगे हमारे रेजिस्टेंस, पैरेलल में क्या रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। ओके, तो इसमें हम अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो फर्स्ट क्या होगा, रेजिस्टर्स आर said to be connected in parallel। क्या बोलेंगे, कब रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, जब इफ पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हम क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर
क्या होगा, तीनों के अक्रॉस क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा, और क्या डिवाइड होगा हमारा, यहाँ पे करंट डिवाइड होगा। करंट इज डिवाइडेड बोले, या हम बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि जो टोटल करंट होगा वो क्या होगा, सम होगा, और टोटल करंट किससे आएगा, टोटल करंट फ्रॉम द बैटरी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल करंट across each resistor। ठीक है, तो ये क्या रहेगी, दो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तीनों के अक्रॉस क्या होगा, सेम होगा, और जो टोटल करंट होगा बैटरी का वो क्या होगा, सम होगा इंडिविजुअल करंट का अक्रॉस ईच रेजिस्टर। ओके, और कैसे कनेक्ट होंगे, एक एंड पूरे एक तरफ और दूसरे एंड पूरे एक तरफ। ठीक है, डायग्राम से देखते हैं कैसा रहेगा। तो तीन रेजिस्टर्स क्या रहेंगे, पैरेलल में रहेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट वाला, सेकेंड और थर्ड, तीनों क्या है हमारे, पैरेलली कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, एक बैटरी सोर्स से, जिसका पोटेंशियल क्या है, V, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी यहां पे, कैसे नेमिंग दें, नीचे वाले को R1, R2 और R3। तीनों के अक्रॉस यदि हम पोटेंशियल देखें तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, जिसकी वैल्यू होगी V। तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, V। अब यदि हम करंट को देखें कि करंट कैसा इसमें जाएगा, तो करंट डिवाइड, मतलब करंट क्या होगा, इसमें सम होगा टोटल, और करंट क्या होगा, मतलब पूरे जो वो रहेगा सब में वो क्या करेगा, जाएगा, ऐसे जाएगा और यहां से वापस नीचे की तरफ आएगा। ओके, तो यहां पे कैसा करंट फ्लो होगा, R1 है तो यहां पे I1 करंट जाएगा, यहां पे I2 करंट जाएगा, और इससे क्या जाएगा, I3 करंट। मतलब करंट तीनों में अब डिवाइड होगा, पोटेंशियल क्या होगा, तीनों के अक्रॉस सेम होगा। ये फ्लो कैसा है करंट का, ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव, कन्वेंशनल करंट का। ओके, तो ऐसा रहेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हम अपना निकाल सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा होगा। तो देखते हैं, टोटल करंट क्या होगा, I इक्वल टू क्या होगा, सम होगा वो सारे इंडिविजुअल करंट का, I1 प्लस I2 प्लस I3, ऐसी होगा टोटल करंट की वैल्यू। ओके, तीनों का वो क्या होगा, सम होगा यहां पे। और यदि हम पोटेंशियल देखें तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस, पोटेंशियल across each resistor पोटेंशियल देखें तीनों के अक्रॉस, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगा वो तीनों के अक्रॉस, मतलब V इज इक्वल टू क्या होगा, I1 R1, ये होगा। ओके, फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले का देखेंगे तो V इक्वल टू क्या होगा, I2 R2, यही रहेगी वैल्यू। और थर्ड वाले का देखेंगे तो वो भी सेम, V इज इक्वल टू I3 R3। तीनों के क्रॉस क्या हुआ, हमारा पोटेंशियल की वैल्यू बिल्कुल सेम रही यहां पे। ओके, अब यदि हम यहां से I1 की वैल्यू निकालें तो I1 कितना हो जाएगा हमारा, I1 इक्वल टू V बाई R1, कॉमा वैसी I2 कितना हो जाएगा हमारा, V बाई R2, और I3 कितना हो जाएगा हमारा, V बाई R3, यही होगा बिल्कुल। अब हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को हम अपनी ये वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। यदि हम यहां से I1, I2, I3 की वैल्यू निकालें तो उसको हम क्या कर सकते हैं, वहां पे पुट कर सकते हैं। तो अब हम ये I1, I2, I3 की वैल्यू क्या करेंगे, यहां पे पुट करते हैं। तो देखते हैं क्या आएगा हमारी इक्वेशन। I इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इक्वल टू I1 की वैल्यू यहां पे हम V बाई क्या है R1, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V बाई R1 प्लस I2 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V बाई R2
प्लस I3 की वैल्यू पुट करेंगे तो V बाई R3। तो ये एक हमारी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इसको हम अपनी इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेते हैं, मतलब एक ये पूरा जो सर्किट है इसका एक हम क्या कर लेंगे, जितने भी रेजिस्टेंस है उसका हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे। तो जब हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लेंगे उस केस में हमारा सर्किट कैसा बनेगा, देखते हैं। तो एक हम रेजिस्टेंस ले लेंगे जो क्या होगा, तीनों के बराबर होगा, मतलब ये तीनों का वर्क करेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसको हम बोलते हैं। इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, V, और ये रेजिस्टेंस को कैसे डिनोट करेंगे हम, RP से। ये है हमारा करंट का फ्लो। ओके, तो एज्यूम करते हैं अब हम जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको हम RP से मान रहे हैं, तो लेट RP, क्योंकि पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, और अब हम क्या करेंगे, यहां पे ओम्स लॉ लगाते हैं इस सर्किट में। तो क्या हो जाएगा हमारा, V इज इक्वल टू I RP हो जाएगा, बिल्कुल। अब यदि हम यहां से I की वैल्यू निकालें तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई RP। तो ये एक I की इक्वेशन है ये वाली, इसको हम अपनी थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, सॉरी सेकंड मान लेते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन उसको लिया है, तो ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम देखेंगे कि इससे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या इक्वेशन, 1 हमारी क्या थी, एक I की इक्वेशन थी, I इज इक्वल टू V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3। इधर भी इस तरफ I है और इस इक्वेशन में भी क्या है, यहाँ पे I है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, V बाई RP इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। ये बनेगी हमारी इक्वेशन। पूरे से V को निकालते तो क्या हो जाएगा, 1 बाई RP प्लस 1 बाई इक्वल टू आएगा बीच में इक्विवेलेंट, V हमने क्या किया, सबसे कैंसल आउट कर दिया, इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये क्या आ गया हमारा, पैरेलल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब यदि बहुत सारे होंगे, मतलब बहुत सारे, एक अभी तो हमने देखा 3 देखा, यदि बहुत सारे रेजिस्टेंस क्या होंगे, पैरेलल में होंगे n नंबर, तो उस केस में हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डॉट 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 जितने भी हो 1 बाई Rn, मतलब जितने भी पैरेलल में लगे होंगे सबका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सबका रेसिप्रोकल हम सम करेंगे। ओके, तो यहां से हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, दस रेसिप्रोकल ऑफ reciprocal of equivalent resistance is equal to the reciprocal sum of equal to the sum of reciprocal of all individual resistance। रेजिस्टेंस, तो मतलब यदि हम किसी पैरेलल सर्किट का हम वो निकालना चाहें, तो हम पैरेलल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो वो क्या होगा, सारे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल का सम होगा, और जो वो आएगा वो भी क्या होगा, रेसिप्रोकल में ही रहेगा। ओके, तो ये चीज हो गई। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इससे रिलेटेड कि क्या कैसे किससे वेरी करता है, ये चीज के बारे में देखते हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, किससे रिलेटेड, पैरेलल सर्किट से रिलेटेड, जब रेजिस्टेंस क्या होंगे हमारे पैरेलल में होंगे।
ओके, देखते हैं फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, करंट थ्रू each resistor is inversely proportional current through each resistor is inversely proportional to the resistance of resistor। यदि हम तीनों से करंट की बात करें, यहां पे क्या हो रहा है, करंट डिवाइड होकर तीनों में जा रहा है, तो किसमें कितना करंट जाएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, वो रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि पोटेंशियल तो तीनों के अक्रॉस सेम है। तो इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे देख सकते हैं, यदि हम इसे इक्वेशन के फॉर्म में देखें तो क्या होगा हमारा, क्या आई थी हमारी इक्वेशन, V इज इक्वल टू I1 R1 आई थी ये इक्वेशन। अब यदि यहां से मैं I1 की वैल्यू निकालूं तो I क्या हो जाएगा, V बाई R1 हो जाएगा। मतलब हम यहां से क्या बोल सकते हैं, जितना ज्यादा R1 होगा, मतलब जो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसमें उतना ही कम क्या होगा, करंट जाएगा, और जो रेजिस्टेंस जितना कम होगा उसमें क्या होगी, करंट की वैल्यू उतनी जाएगी। तो करंट क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे रेजिस्टेंस के, और क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तीनों में सेम बना हुआ है, तो जो रेजिस्टेंस ज्यादा रेजिस्टर का हुआ, मतलब रेजिस्टर ज्यादा रेजिस्टेंस का हुआ, उसमें करंट क्या होगा, कम जाएगा। ओके, जितनी इसकी वैल्यू ज्यादा उतनी इसकी वैल्यू कम। ओके, अब वोल्टेज के लिए देखें हम, मतलब पोटेंशियल के लिए देखें, तो पोटेंशियल यहां हम बोले उसको वोल्टेज, अक्रॉस इन सर्किट बोल देते, वोल्टेज इन circuit is independent of relative positions of resistor। मतलब कोई भी रेजिस्टेंस कितना भी बड़ा छोटा हो, वोल्टेज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो क्या होगा, सबके अक्रॉस सेम जाएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई रेजिस्टेंस बड़ा हो या छोटा हो। और अब थर्ड पॉइंट इसका टोटल रेजिस्टेंस के लिए रहता है, थर्ड पॉइंट हमारा, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, थर्ड पॉइंट टोटल रेजिस्टेंस, मतलब जो हमारा रेसिप्रोकल वाला आ रहा है वही टोटल रेजिस्टेंस in parallel combination। यहां पे क्या होगा, लेस होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन is less than the least resistance of the circuit। मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, मतलब इक्विवेलेंट जो पैरेलल का आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, वो क्या होगा, सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी क्या होगा, छोटा होगा। वहां पे हमने क्या देखा था, वहां पे हमारी जो हम पैरेलल की, जब हम सीरीज के बारे में बात कर रहे थे, तो सीरीज में हमारी क्या कंडीशन आई थी कि वहां का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा ग्रेटर वाले से भी। यहां पे क्या होगा, सबसे छोटे रेजिस्टेंस वाले से भी क्या होगा, छोटा होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ओके, तो ये क्या था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कि जब रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे होंगे तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमें और क्लियर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन, रीड करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है, क्या बोल रहा है, द गिवन नेटवर्क शोन इन द फिगर, फिगर में आपको दिखाऊंगा, इज रिप्रेजेंटिंग 3 रेजिस्टर्स। क्या है, 3 रेजिस्टर्स है यहाँ पे, एक का रेजिस्टेंस 2 ओम, 2 ओम
और 4 ओम क्या है रेस्पेक्टिवली उनका रेजिस्टेंस है। तीनों क्या लगे हुए हैं, आर कनेक्टेड इन पैरेलल में लगे हुए हैं विद ए 12 वोल्ट बैटरी, और इनके अक्रॉस क्या लगी हुई है, 12 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है। जैसा डायग्राम अभी हमने देखा वैसा ही है। डिटरमाइन दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क, और हमें क्या करना है, गिवन नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सॉल्व करते हैं, चलिए। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे अपना, सॉल्व करते हैं, गिवन वैल्यूज देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। फर्स्ट हमें क्या गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है R1 जो कितना है 2 ओम का है, R2 वो भी कितने का ओम का है, 2 ओम का ही है, और R3 कितना है 3 ओम्स का है। और तीनों के अक्रॉस हमें क्या दिया है, पोटेंशियल दिया है, V हमें कितना दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट्स बोले 10 वोल्ट्स गिवन है। ओके, डायग्राम देखते हैं इसका कैसा है। 2 2 और एक क्या है 4 है, और पोटेंशियल हमें कितना है 12 वोल्ट का गिवन है। ओके, गिवन डाटा हमने, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 2 2 और पोटेंशियल कितने का है 12 वोल्ट का है। ओके, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 4 ओम का है और पोटेंशियल हमें 12 वोल्ट्स का गिवन है। ऑल राइट, और कुछ क्वेश्चन में गिवन है नहीं, हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है, 3 रेजिस्टर्स क्या है पैरेलल लगे हुए हैं। ये हो गए हमारे 3 रेजिस्टर्स, तीनों पैरेलली कनेक्टेड है। ओके, ये क्या है, हमारे तीनों पैरेलली यहां पे कनेक्टेड। अब सबकी वैल्यूज गिवन है तो कैसे लेते हैं हम, नीचे वाला 4 ऊपर वाला 2, नीचे वाला हमारा 4 ओम्स का है और बाकी दो कितने हैं 2 ओम्स के, 2 ओम्स के। नंबरिंग कर देते हैं, किसको हम R1 लेंगे, किसी को भी ले सकते हैं, मेन यहां पे करंट दिखाना मेन जरूरी है। तो करंट की वैल्यू देख लेते हैं, I फ्लो होगा इसमें, यहां पे क्या आ जाएगा I1 करंट, नीचे वाला I1, ये कौन सा हो जाएगा I2, और ये I3, मतलब ये R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस, और करंट यहां से वापस आ जाएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी का पोटेंशियल हमें 12 वोल्ट्स गिवन है। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। ओके, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या निकालना है हमें, RP इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन को हम दो तरीके से बनाएंगे, सॉल्व करते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, 1 बाई RP, जब क्या होगा पैरेलल में होगा तो क्या होगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, 1 बाई क्या है 4 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, कैसे भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिसकी वैल्यू है R1 हमारा 4 है, 2 3, ओके सही है, सही वैल्यू रख दी हमने। ऐड कर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं। एलसीएम लेंगे इसका तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा एलसीएम, और यहां पे क्या है 4 कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा, प्लस इधर पे क्या है 2 तो 2 आ जाएगा, प्लस 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा तो 2 आ जाएगा। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 5/4। अब ये 5/4 हमारी वैल्यू क्या आएगी, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करके लिखना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4/5 ओम्स। ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। तो ये एक तरीका इसको बनाने का। एक और तरीके से हम इसको बना सकते हैं, यदि हम क्या करें करंट की वैल्यू ही कैलकुलेट कर ले, देखते हैं कैसे। ये तरीके से तो आप ऐसी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कर सकते हैं, मगर यदि हम करंट की वैल्यू निकाल लें तो एक और तरीके से निकाल सकते हैं। क्या होता है हमारा ओम्स लॉ, V = IR होता है। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, तीनों करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये ना करके, ये एक दूसरा तरीका। तो I1 = क्या होगा, I1 होगा हमारा V बाई
R1 होगा, क्योंकि क्या होगा, पोटेंशियल तो तीनों के अक्रॉस सेम रहेगा, पैरेलल में। ऐसी I2 इक्वल टू क्या होगा हमारा, V बाई R2 होगा, और सेम I3 इक्वल टू क्या होगा, V बाई R3 होगा। पोटेंशियल हमें कितना वोल्ट्स का गिवन है, 12 वोल्ट्स का गिवन है, ठीक है। उस डाटे का हमने यूज ही नहीं किया, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम यूज कर सकते हैं। ओके, सॉल्व करते हैं। तो यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, V हमें कितना दिया है 12, और रेजिस्टेंस R1 कितना था हमारा, 4 ओम्स का था, ठीक है। हमने उसको वहां पे I1 करंट फ्लो करा रहे थे, तो ये I1 करंट यहां फ्लो हो रहा है, तो ये हमारा R1। ओके, 12/4, तो ये कितना आ जाएगा, I1 हमारा 3 ओम, 3 एम्पियर का। I1 आ गया हमारा 3 एम्पियर का। दूसरा देखें तो ये कितना है, 12/2, तो I2 कितना आ जाएगा, मतलब I2 करंट कितना फ्लो होगा, 6 एम्पियर का। ओके, I3 का देखें तो यहां पे क्या वैल्यू है, 12 इसका भी 2 ओम्स का ही है, तो I3 हमारा कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा हमारा 6 एम्पियर। क्या आ गया, हमने तीनों का करंट निकाल लिया। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, हमें पता है जब पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो करंट क्या होता है, प्लस होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये भी एक तरीके से हम निकाल सकते हैं। I1 कितना है हमारा, 3 प्लस 6 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 6 प्लस 6 आ जाएगा हमारा 15 एम्पियर आ जाएगा, 15 एम्पियर। ये क्या आ जाएगा हमारा, टोटल करंट की वैल्यू आ जाएगी, टोटल करंट I की वैल्यू आई। अब हमें क्या है, हमने क्या किया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने देख लिया कितना है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही हमें निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं बिल्कुल। करंट की वैल्यू पता चल गई हमें, पोटेंशियल की वैल्यू पता है हमें, पोटेंशियल कितना है बैटरी का, 12 वोल्ट है। तो फिर हम मेन वाली ओम्स लॉ लगा के निकाल सकते हैं, बिल्कुल देखते हैं। अब क्या होगा, हम इक्विवेलेंट सर्किट के लिए ओम्स लॉ लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I RS, यही होगा। RS नहीं लिखेंगे क्योंकि ये किसके लिए है, हमारा पैरेलल सर्किट के लिए, तो ये क्या होगा, RP होगा, RP। ओके, तो RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई I हो जाएगा, और ये I क्या था, टोटल करंट। V की वैल्यू क्या है, 12, और I की वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी आई, 15 एम्पियर। तो 12/15 करेंगे तो हमारा RP कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 12/15 करेंगे तो भी हमारा आ जाएगा 4/5। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से निकाल सकते हैं, दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका, पूरा रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लिए, सेम 5/4 आ जाएगा, एक आंसर आ गया हमारा, 5/4 नहीं 4/5 आएगा, ये है हमारा आंसर। और दूसरा, हमने जब सिंगल करंट कैलकुलेट कर लेते तो भी हमारा कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। तो दोनों का क्या आएगा, आंसर हमारा सेम आएगा, कोई भी तरीके से करिए। और यूनिट क्या होगी, तो यूनिट होगी ओम्स, यूनिट भी लिख देते हैं बिल्कुल, क्योंकि यूनिट लिखना जरूरी रहता है, तो इसकी यूनिट होगी ओम्स, और वहां पे भी यूनिट लिखना जरूरी रहता है, यूनिट नहीं लिखेंगे, ओम्स लिखा हुआ है। ओके, तो इससे क्या हो गया, हमारा ये वाला क्वेश्चन बन गया। तो हमने देखा कि पैरेलल में जब रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे और सीरीज में कनेक्ट होंगे तो कैसा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या टर्म होती है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, डेफिनेशन। तो पहले हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, जो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। इट इज डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन, द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, और कैसे डिनोट भी करते हुए चलते हैं साथ में, W बाई सम EMF। EMF मतलब क्या होगा, जो सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रहती है, एक बैटरी जनरेट करती है चार्ज को मूव कराने के लिए सर्किट में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही रहेगा,
तो यहां पे क्या है, ईएमएफ मतलब ये बोल रहा है पोटेंशियल का मतलब, ठीक है। इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक करंट आई in the circuit ठीक है। टोटल वर्क डन एक बैटरी के द्वारा, पोटेंशियल के द्वारा मेंटेन करने के लिए एक करंट आई सर्किट में फॉर स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम टी के लिए। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टोटल वर्क डन किसी सेल द्वारा या किसी मतलब सेल बैटरी द्वारा जो पोटेंशियल V जनरेट कर रही है मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिकल करंट I किसी सर्किट में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, कि किसी बैटरी ये जो भी पावर सोर्स है उसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर करंट को मेंटेन करने के लिए कुछ टाइम के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलेंगे। मतलब कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक सेल को एक पर्टिकुलर करंट I मेंटेन करने के लिए जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है सेल का, कितने टाइम तक, एक पर्टिकुलर टाइम T तक। इसी को हम क्या बोलते हैं, अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको डिराइव कर सकते हैं, देखते हैं। तो क्या समझ में आया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है कि कोई भी जो पावर सोर्स होगी उसमें एक पर्टिकुलर पोटेंशियल होगा उसका V, उसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर करंट I सर्किट में मेंटेन करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलेंगे। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन के फॉर्म से समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के यदि हम अकॉर्डिंग देखें तो क्या हो जाएगा हमारा V इज इक्वल टू IR, ये होती है हमारी ओम्स लॉ, एकदम सिंपल, ठीक है। अब हम यहां से देखें, यदि हम टोटल चार्ज के बारे में बात करें, टोटल चार्ज अक्रॉस, और हम यहां पे क्या ले लेंगे, कोई भी एक रेजिस्टर ले लेते हैं, ठीक है। रेजिस्टर इज गिवन बाय पर्टिकुलर I करंट उसे फ्लो मेंटेन करना है, उसका वर्क डन ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। और उस सर्किट में क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टर भी लगा हुआ है। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा, नहीं भी लगा रहेगा तो चार्ज तो उतना ही फ्लो होगा। तो चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, IT, यही होता है, क्योंकि हमारे चार्ज का एक्सप्रेशन क्या देखा है, करंट के एक्सप्रेशन से आता है। I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई T होता है, इसलिए तो करंट की यूनिट क्या होती है, कूलम सेकेंड्स होती है, कूलम पर सेकंड। तो I इज इक्वल टू Q बाई T, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, तो Q की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहां से IT। ओके, बिल्कुल। अब यदि हम देखें कि कितनी एनर्जी गेन्ड हो रही है या कितना एनर्जी करना पड़ रहा है, या हम इसको बोल सकते हैं कि कितनी एनर्जी वो लॉस्ट कर रहा है या यूज कर रहा है, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो हम देखते हैं एनर्जी गेन्ड क्योंकि जब क्वेश्चन में पूछेगा हमें एनर्जी लॉस निकालिए तो हम इसी को यूज करेंगे। ओके, तो अब हम यहां से इक्वेशन देखते हैं। एनर्जी इक्वल टू कैसे डिनोट करेंगे हम, E से। और एनर्जी क्या है, एक प्रकार का वर्क डन है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में का हमने डेफिनेशन देखा कि कितना एक सेल को वर्क डन करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर करंट I मेंटेन करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम T, स्पेसिफिक टाइम T के लिए कितना I मतलब वर्क डन करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर करंट मेंटेन करने के लिए उसको। तो वर्क डन, एनर्जी क्या है, एक प्रकार का वर्क है। ओके, तो ये वर्क डन करना पड़ रहा है। और वर्क डन क्या होता है हमारा, V इंटू क्यू होता है। कैसे, ये चीज हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि हम पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है हमारा, V इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाई पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये चीज हमने पहले चैप्टर में पढ़ी है। तो यहां से यदि मैं वर्क डन की वैल्यू निकालूं तो V इंटू क्यू लिख सकता हूं, बिल्कुल वही लिखा है यहाँ पे, V इंटू क्यू। ओके, अब उसके बाद यदि हम यहां पे वैल्यू पुट करें Q की, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q की वैल्यू क्या है, IT, तो V इंटू क्या हो जाएगा,
IT। तो यहां पे कुछ एक्सप्रेशन रहेंगे जो सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये एक फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कभी हमें एनर्जी कैलकुलेट करने बोला तो हम इसको भी यूज करेंगे, तो इसको हम मार्क कर देते हैं फर्स्ट ये एक्सप्रेशन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, इसी को हम क्या करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, V की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो V इज इक्वल टू ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा, V की दी यहां पे वैल्यू पुट करूं तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR वैल्यू यहां पे दिख रही है, तो यही वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे, तो IR। ओके, और मल्टीप्लाई में क्या है उसके साथ IT भी है। ठीक है, तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, I² RT। तो ये भी क्या हो जाएगी, एक हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ये भी एक एक्सप्रेशन हो जाएगा जो यूज होगा। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें क्या डाटा गिवन है और उस हिसाब से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। यदि हमें पोटेंशियल I और T के टर्म में दिया है तो हम ये यूज करेंगे, करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में दिया है, टाइम तो दिया ही रहेगा, तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन सेकंड वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। ओके, इसको अब हम क्या करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं इसी को। तो अब क्या होगा, I² RT है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे I की वैल्यू पुट कर देंगे और देखते हैं क्या होगा। I की वैल्यू क्या होगा, सेम V इज इक्वल टू IR है, क्या हो जाएगा हमारा, V इज इक्वल टू IR। तो वहां से हम क्या करेंगे, I की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां से यदि हम I की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा। इस I की वैल्यू को फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, V बाई R का होल स्क्वायर और क्या है साथ में RT, तो RT। अब हम यहां से देखें तो R का स्क्वायर है नीचे में, तो एक R के साथ वो क्या क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, V² बाई RT। ये क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन बन जाएगी, बस V² रहेगा। तो ये भी क्या है हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन, तो इसको हम ले लेते हैं थर्ड। तो ये तीन इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तीनों क्या रहेगी हमारे लिए, इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आपको ये तीनों इक्वेशन क्या रहेगी, याद रखनी पड़ेगी। और एकदम सिंपल है, नहीं भी याद हुई तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा डिराइव भी कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें क्या रहेगी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं और ये तीनों इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है हमारी, जूल्स होती है, बिल्कुल। और बाकी टर्म के साथ हम उसको देखेंगे। तो एक बार जो तीनों चीजों को एक साथ लिख लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये तीनों एक्सप्रेशन शो करेंगे हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो लिख लेते हैं एक बार ये एक्सप्रेशन। E इक्वल टू क्या होगा हमारा फॉर्मूला, फर्स्ट हमारा कितना आया था, VIT इक्वल टू, सेकेंड वाला हमारा कितना आया, I² RT, और थर्ड वाला कितना आया, V² RT। तो ये क्या होगा, ये तीनों एक्सप्रेशन क्या रहेगा हमारा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को शो करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट्स के बारे में कि यूनिट्स क्या होगी। तो फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है इसी को देख के हमें समझ में आ जाएगा। यूनिट्स के बारे में बात करें तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है हमारी, जूल्स होती है। ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, और क्लियर लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या यूनिट होती है, जूल्स, क्योंकि एनर्जी की यूनिट तो जूल्स ही होती है। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, जे से, और ये क्या है, एक प्रकार की एसआई यूनिट है। ओके, तो फर्स्ट आया मेन यूनिट उसकी। अब यदि हम इस जूल्स को इधर से कंपेयर करें वी, आई और टी से, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, जो जूल्स होगा वो किसके बराबर हो रहा है यहाँ पे, वोल्टेज की यूनिट। तो क्या हो जाएगा, वोल्ट इनटू करंट की यूनिट एम्पियर, और एक क्या है, इनटू टी। फर्स्ट वाले को ये हम देख रहे हैं, तो टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड्स। तो ये क्या आ जाएगी,
यूनिट जूल्स की, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। अब यहां से हम एक और चीज देख सकते हैं, जो वोल्ट और एम्पियर है उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट और एम्पियर को हम बोलते हैं वॉट्स बोलते हैं। कैसे बोलते हैं मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखा रहा हूं। वोल्ट और एम्पियर को हम क्या बोलते हैं, वॉट्स बोलते हैं। और जब वर्ड्स में लिख रहे हैं तो पहला लेटर क्या रहता है, स्मॉल रहता है, तो पहले लेटर को हम स्मॉल लिखते हैं, वॉट्स। ये कैसे आता है वॉट्स, इसको भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं वॉट्स कैसे आता है हमारा। क्या यहां पे हो रहा है, वोल्ट्स और एम्पियर का मल्टीप्लाई बन के वॉट्स बन रहा है। तो देखते हैं, वोल्टेज है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, और एम्पियर, वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो पोटेंशियल की यूनिट क्या हो जाएगी, पोटेंशियल बोलूं या वोल्टेज बोलूं सेम, या पोटेंशियल डिफरेंस बोलूं, तो इसकी यूनिट हो जाएगी वर्क डन बाई पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो जूल्स बाई कूलम हो जाएगी, ओके। इनटू एम्पियर की यूनिट देखते हैं, तो एम्पियर क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो करंट की यूनिट एम्पियर, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्स, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड्स। तो यहां से कूलम कूलम कैंसल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, जूल्स बाई सेकंड बचेगा, ठीक है। और जूल्स बाई सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। जूल्स बाई सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। याद रखिएगा ये चीज, क्योंकि एनर्जी को यदि हम टाइम के साथ देखने लग जाए तो वो पावर बन जाती है, याद रखना। और वॉट क्या है, एक प्रकार की पावर की यूनिट है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, वॉट सेकंड्स, मतलब जूल्स की यूनिट क्या होगी, वॉट सेकंड्स। वैसे जनरली देखा जाए तो वॉट होता है जूल्स बाई सेकंड, कैसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉट इंटू सेकंड से। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी जूल्स की यूनिट हो जाएगी। मतलब यदि हमें पावर गिवन रही और पावर के साथ हम टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एनर्जी की यूनिट मिल जाएगी। और यदि सिंपली देखें तो जूल्स बाई सेकंड ही हमारा क्या होता है, वॉट होता है, जिसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। मगर वॉट क्या होती है, पावर की यूनिट होती है। अभी हम इलेक्ट्रिकल पावर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होगी, वोल्ट एम्पियर सेकंड, या हम उसको बोलेंगे वॉट सेकंड बोल सकते हैं उसको, ओके। तो ये हो गया हमारा ऐसा यूनिट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जो कमर्शियल, जो हमारे घर में बिजली आती है उसकी यूनिट्स क्या होती है। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट देखते हैं जो हमारे घर में आती है। तो नॉर्मली यदि हम एनर्जी को मेजर करें जो हमारे घर में आती है, तो उस केस में देखा जाए ना तो जूल्स इज नॉट सफिशिएंट। जूल्स में उसको देखना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी आएगी। तो जो हमारे घर में एनर्जी आती है वो क्या आती है, एक यूनिट की आती है। मतलब घर में तो बहुत सारी आती है, बट हम उसको मेजर कैसे करते हैं, हमारे यहाँ जो बिजली बिल आता है वो क्या होता है, उसका कॉस्ट क्या रहती है, पर यूनिट के हिसाब से रहता है। एक यूनिट बिजली का इतना कॉस्ट है आपका, और एक यूनिट बिजली क्या होती है, किलो वॉट आवर में होती है एक यूनिट। तो वो किलो वॉट आवर क्या होता है उसको देखते हैं, ओके। तो हमारे घर में जो एनर्जी आती है, हमारे घर में जो भी बिजली बिल आता है वो हर यूनिट के हिसाब से आता है। आपने कितना यूनिट बिजली यूज करी उस हिसाब से आपको पैसा लगेगा, पर यूनिट चार्ज। तो एक यूनिट कितना होता है हमारा, एक किलो वॉट आवर बोलते हैं इसको, किलो वॉट आवर। ये क्या होती है, यूनिट होती है, एक किलोवाट। और ये किसके बराबर होता है हमारा, इसको यदि हम देखें कि कितना होगा, ठीक है, पहले इसका दूसरा नाम भी लिख लेते ताकि आपको हमेशा याद रहे। यही किसके बराबर होता है हमारा, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये किसके बराबर होता है, एक यूनिट। और यही एक यूनिट क्या होता है, हम अपने घर में यूज करते हैं, इसी के हिसाब से हम अपना बिजली बिल पे करते हैं। मतलब 1 यूनिट एनर्जी हम यूज की अपने घर के अप्लायंस में, तो इसका मतलब हम 1 किलोवाट एनर्जी क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो कन्वर्ट करने से पहले एकदम सिंपल कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको। तो फर्स्ट हम 1 किलोवाट एनर्जी का डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या होगा 1 किलोवाट। तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा,
1 kilowatt hour is the amount of energy dissipated कितने देर में? इन 1 hour in a सर्किट। कब? जब हम when electric power is 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट आवर की एनर्जी का मतलब क्या है कि इतनी एनर्जी हम यूज कर रहे हैं। कितना? 1 घंटे में। जब हमारी जो इलेक्ट्रिक पावर है वो कितनी है? 1 किलोवाट की है। मतलब 1 किलोवाट की एनर्जी हम 1 घंटे में यूज कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा 1 किलोवाट आवर हो जाएगा। और उसी को हम क्या बोल सकते हैं? जूल्स बोल सकते हैं। हमारे सर्किट में इलेक्ट्रिक पावर कितनी है? 1 किलोवाट की है, और उसको हम इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी 1 घंटे में हम क्या कर ले रहे हैं? उसको यूज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी को हम बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं? कन्वर्ट करके देखते हैं कितना होगा। तो 1 किलोवाट आवर जूल्स में देखें तो सबसे पहले किलो को हम नॉर्मल कन्वर्ट करते हैं, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। ओके, तो किलोवाट वॉट में आ गया। ओके, अब आवर को कन्वर्ट करना है, तो आवर कितना होगा? आवर हमारा जूल्स क्या रहता है? सेकंड में रहता है, तो आवर को यदि हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? 3600। आवर हमारा सेकंड में हो गया। अब यदि हम इसको लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? 10 टू द पावर 3 तो है ही, यहां पे 2 जीरो है तो इसको और दे देते, तो 10 टू द पावर 4 5 हो जाएगा, और एक और जीरो दे देते तो यहां पे हम पॉइंट यूज कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 3.6। ठीक है, यहां पे पॉइंट ले लिए तो हम 3 जगह दे दिए, तो क्या हो जाएगा? इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स के बराबर होगा। तो मतलब 1 किलोवाट आवर एनर्जी यूज कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर 6 क्या कर रहे हैं हम? जूल्स की एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा है, इससे अच्छा हम बोलते हैं 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं। 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर हो जाएगा हमारा। ओके, तो ये चीज हो गई। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं, तो हमें और समझ में आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? अ रेजिस्टेंस कॉइल इज मेड बाय जॉइनिंग 2 पैरेलल रेजिस्टेंस ईच ऑफ 10 ओम। ठीक है, 2 पैरेलल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, दोनों का वो क्या है? रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम का है। एंड ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट का, इज अप्लाइड बिटवीन दी 2 एंड्स ऑफ द कॉइल। ओके, एक कॉइल 2 पैरेलल रेजिस्टेंस से मिलकर बना है, तो मतलब दोनों के अक्रॉस अप्लाई होगा फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के लिए हम 1 वोल्ट की हम क्या कर रहे हैं? बैटरी उससे कनेक्ट करके रखें। कैलकुलेट दी हीट प्रोड्यूस्ड, कितनी हीट प्रोड्यूस्ड होगी यहाँ पे उस कॉइल में जो 2 रेजिस्टर से मिलकर बनी है, और उस हीट को हमें किस में निकालना है? कैलोरीज में निकालना है। ओके, सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट हम लिखते हैं अपनी गिवन वैल्यूज। क्या क्या गिवन है हमें देखते हैं। रेजिस्टेंस, एक कॉइल है जो 2 रेजिस्टेंस से मिलकर बना है, तो R1 कितना होगा? 10 ओम हमें गिवन है। और दूसरे कॉइल का रेजिस्टेंस भी क्या होगा? मतलब दूसरे एक कॉइल 2 रेजिस्टेंस से मिलकर बना है, तो एक रेजिस्टेंस का रजिस्टर का रेजिस्टेंस 10 ओम और दूसरे रजिस्टर का रेजिस्टेंस 10 ओम, दोनों का 10-10 ओम है। ठीक है, कितने वोल्ट की बैटरी से इसको हम कनेक्ट किए? 1 वोल्ट का ईएमएफ जनरेट कर रहा है वो। ओके, टाइम कितना दिया है हमें? 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में कितनी हीट डिसिपेट करेगा वो बताओ। तो सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 60, कितना आ जाएगा? 300 सेकेंड्स आ जाएगा। इतना हमें टाइम भी मिल गया। ओके, अब हमें निकालना क्या है? निकालना है हमें कितनी हीट वो डिसिपेट करेगा, ये चीज निकालनी है। और
हीट क्या होगा, एक प्रकार की एनर्जी ही होगी, तो जितनी एनर्जी वो डिसिपेट कर रहा है वही क्या होगी, हीट होगी। ओके, उसके पहले हम क्या कर लेते हैं, एक अपना इफेक्टिव या हम बोले उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, हम इफेक्टिव भी बोलते हैं, तो इफेक्टिव स्लैश इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते पहले। ठीक है, क्या होगा, पैरेलल में लगे तो आरपी होगा, और इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक हमारा शॉर्ट फॉर्मूला R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल, अब ये कैसे आता है, ये वाला फॉर्मूला सिंपल, क्या हो रहे हैं वो दोनों प्लस हो रहे हैं। कैसे, 1 बाई हमारा आरपी ये होता है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जब पैरेलल में कनेक्ट होगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है, यहां पे एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, R1 R2, R1 के पास क्या है, R2 नहीं है तो R2 आ जाएगा, प्लस R2 के पास क्या है, R1 नहीं है तो R1 आ जाएगा। ये कितना आ रहा है, 1 बाई आरपी की वैल्यू आ रही है, उल्टा कर देंगे तो आरपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 R2, यही चीज आई है R1 R2, और हमारा R2 प्लस R1 है, तो प्लस में से किसी को भी लिख सकते हैं, 2 प्लस 3 भी 5 है, 3 प्लस 2 भी 5 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हम R1 को पहले लिख लेते हैं, तो R1 प्लस R2। मगर ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ किसके लिए यूज होता है, याद रखिएगा, सिर्फ दो रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है, थर्ड रेजिस्टेंस के लिए आपको एक और वैसा बनाना पड़ेगा, ऐसा सॉल्व करके। ओके, तो दो रेजिस्टेंस हो तो हम ये डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, कितना है, सब 10, दोनों 10 का, ये तो 10 इंटू 10, नीचे में क्या होगा 10 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा ये 100 बाई 20, कैंसल आउट हो गया 5, तो कितना आ जाएगा 5 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, क्यू निकालने का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं एक बार स्क्रीनशॉट के लिए जगह। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या निकालनी है, हीट प्रोड्यूस निकालनी है, तो सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल, मतलब एनर्जी निकालेंगे हम, तो हीट उस कॉइल में कितनी प्रोड्यूस हो रही है, बोले हीट प्रोड्यूस इक्वल टू, और यहां पे हमें क्या दिया है, वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है और टाइम है, तो हम यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जो जो हमें डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग, मतलब V स्क्वायर आरपी और टी, यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि करंट तो नहीं दिया है। ओके, तो यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, कितना था हमारा वोल्टेज 1 का ही है, बैटरी कितनी है 1 की है, तो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया हमारा 5, टाइम हमने कितना निकाला था सेकंड्स में 300, तो यहां से कितना होगा 60, तो कितना आ जाएगा 60 जूल्स। ओके, हीट प्रोड्यूस कितना आ जाएगा हमारा 60 जूल्स आ जाएगा, मगर क्वेश्चन में बोला है कैलोरीज में निकालो, तो अब हम क्या करेंगे 60 को डिवाइड कर देंगे किससे, 1 जूल कितना होता है 4.2 कैलोरीज का होता है, जब 4.2 से डिवाइड करूं दूंगा तो ये कैलोरीज में आ जाएगा, तो 60 डिवाइड बाय 4.2 करेंगे हमारा, तो कितना आ जाएगा हमारा 14.28 एग्जैक्ट आएगा। थोड़ा सा सिमिलर देखें तो कितना आ जाएगा 14.3 कैल क्या होती है, कैलोरीज होती है। ठीक है, कैलोरीज भी एक हीट की यूनिट है, जैसे हीट की यूनिट जूल्स होती है वैसी कैलोरीज में भी हम हीट को डिनोट करते हैं। ठीक है, एक कैलोरी थ्योरी ऑफ हीट होती है जिसके कारण हमें हीट का एक डेफिनेशन मिलता है कि हीट एक इनविजिबल ऑर्डरलेस फ्लूइड है, जिसको हम ना ही देख सकते हैं ना ही उसको हम सूंघ सकते हैं, और बस वो क्या होता है फ्लो करता है टेम्परेचर डिफरेंस में। तो कैलोरी थ्योरी ऑफ एक हीट होती है, इसलिए हम हीट की एक और यूनिट कैलोरीज भी बोलते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में कि क्या होती है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में देखा, अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा इलेक्ट्रिकल पावर। इसको कैसे डिराइव करते हैं देखते हैं। तो फर्स्ट हम लिखते हैं इसका डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन जरूरी रहता है किसी भी चीज को समझने के लिए। तो कुछ क्या होगा, पावर मतलब क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम होती है, तो इसका डेफिनेशन होगा इट इज डिफाइंड एज
डिफाइन एज रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी supplied per unit time क्योंकि पावर की यूनिट क्या होती है, एनर्जी बाई टाइम ही होती है, पर यूनिट टाइम। कहां सप्लाई होगी ये वाली एनर्जी, सर्किट में हमारी सप्लाई होगी, पर यूनिट टाइम टू मेंटेन a flow of electric current through a conductor। कंडक्टर मतलब एक प्रकार का हम वायर भी ले सकते हैं। तो क्या एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या मेंटेन करने के लिए, करंट का फ्लो मेंटेन रखने के लिए किसी कंडक्टर में। तो ऑब्वियसली बात है पावर की यूनिट क्या होती है, एनर्जी बाय टाइम होती है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसको डिराइव करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है पावर P इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम होता है। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहां पे वैल्यू पुट करते हैं। तो अब E इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, E का हमारा एक एक्सप्रेशन क्या आया था, VIT, ये आया है हमारा एक्सप्रेशन, जाके हम पीछे देख भी सकते हैं। E का हमने एक VIT एक्सप्रेशन निकाला है और यही होता है, ये देखिए VIT हमने एक एक्सप्रेशन निकाला है। तो ये क्या है, एनर्जी का हमने एक एक्सप्रेशन निकाल लिया है। इसी एक्सप्रेशन को VIT एक्सप्रेशन को अब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। VIT हो गया और नीचे डिवाइड में क्या है, टाइम है, तो ये टाइम और टाइम कैंसल आउट हो जाएगा। तो पावर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V इंटू आई आ जाएगा। ओके, तो ये क्या हुआ, इसके भी बहुत सारे एक्सप्रेशन रहते हैं जो डाटा के हिसाब से हम यूज करते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं अपना फर्स्ट वाला, ये भी एक इंपॉर्टेंट है जो फर्स्ट यूज होगा। ओके, अब इसी को हम क्या करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। V और I में हम क्या करते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, V इज इक्वल टू IR और एक इंटू इसके साथ क्या है, I है ही। तो ये क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R। तो ये भी एक क्या होगा, I स्क्वायर R भी, ये भी क्या होगा, पावर का एक्सप्रेशन होगा और ये भी क्या होगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये एक्सप्रेशन, ये हमारा सेकेंड वाला। ओके, अब फिर इसको सॉल्व करते हैं हम, I में और वैल्यू पुट कर देते हैं। तो I क्या हो जाएगा, फिर हम ओम्स लॉ के हिसाब से यदि हम देखें V इज इक्वल टू IR, तो यहां से I की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, V बाई R। इसी को हम क्या करेंगे, फिर पुट कर देंगे I में, तो क्या हो जाएगा, V बाई R का होल स्क्वायर इंटू R। ओके, अब यहां से क्या होगा, एक R R क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, एक R क्योंकि एक R का स्क्वायर है। तो यहां से एक्सप्रेशन क्या आएगा, V स्क्वायर बाई R। सारे वही एक्सप्रेशन है जो एनर्जी के थे, बस यहां पे टाइम की टर्म नहीं आ रही, आप देखेंगे क्योंकि टाइम इसके नीचे है। अब ना टाइम मतलब एनर्जी से हम क्या कर रहे हैं, पहले एनर्जी के एक्सप्रेशन में टाइम आता था, अब हम क्या है पावर निकालने के लिए टाइम से डिवाइड कर दे रहे, तो सारे वही एक्सप्रेशन है, बट क्या हो रहा है, टाइम की यहां पे वैल्यू हट जा रही है। तो ये वाला भी क्या होगा हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट, जिसको आपको यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन में जैसा डाटा दिया रहेगा उस हिसाब से हम इस पावर के एक्सप्रेशन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, एसआई यूनिट देखें हम इसकी, तो क्या होगी, एसआई यूनिट पावर की क्या होगी, वॉट्स। इसको हम W से डिनोट करते हैं और जब लिखते हैं तो हम स्मॉल लिखते हैं, वॉट्स। वॉट्स एसआई यूनिट होती है इसकी, वॉट्स। और दूसरी यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं, और हमने देखा एक वॉट कितना होगा हमारा, एक वॉट वैल्यू कितनी होगी, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर होगा।
यही चीज अभी हमने प्रीवियस टॉपिक में देखी, जस्ट अभी हमने जो पढ़ा, एक वॉट क्या होता है, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर होता है। इसको हम जनरली कभी कभी क्या बोलते हैं, इसको हम जनरली 1 एम्पियर वोल्ट भी बोलते हैं, एम्पियर 1 एम्पियर वोल्ट भी बोलते हैं इसको, या वोल्ट एम्पियर बोले या 1 एम्पियर भी बोलते हैं, मतलब ये 1 वॉट की यूनिट है। और भी क्या होता है, वॉट्स की और भी यूनिट होती है, जैसे आप देखेंगे नॉर्मली, तो नॉर्मली क्या होता है, 1 किलोवाट होता है, तो ये कितना होगा, 1 इंटू 10 टू द पावर 3 वॉट्स। एक और यूनिट क्या होती है, 1 मेगावाट भी यूनिट होती है पावर की, तो ये कितना होगा, 1 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट, या हम सिंपल W लिख देते हैं। ओके, ये एक यूनिट होती है। और एक हमारी कमर्शियल यूनिट भी रहती है, जिसको हम बोलते हैं कमर्शियल यूनिट। किसकी यूनिट देख रहे हैं हम, पावर की देख रहे हैं, तो वो क्या होता है, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर में भी हम इसको निकालते हैं, जिसको हम कैसे लिखते हैं, एचपी के फॉर्म में डिनोट करते हैं, और ये कितना होता है, 746 वॉट्स, 746 वॉट्स के बराबर होती है। और जब भी हम वर्ड्स में लिख रहे हैं तो फर्स्ट लेटर छोटा, तो हॉर्स पावर में भी ये भी एक क्या होती है, पावर की हमारी यूनिट होती है। ओके, तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन ये वाला क्या बोल रहा है, ए हीटिंग एलिमेंट मार्क 210 वोल्ट्स 630 वॉट्स, ठीक है, ये उसकी क्या है, रेटिंग है। व्हाट इज दी, एक हीटिंग एलिमेंट है, मतलब गर्म करने वाला कोई एलिमेंट है, हीटर टाइप का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉन बाय द एलिमेंट व्हेन कनेक्टेड टू ए 210 वोल्ट्स डीसी सोर्स, कितने करंट वो ड्रॉ करेगा जब वो 210 का डीसी वोल्ट से कनेक्टेड होगा। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, गिवन वैल्यूज देखते हैं कितनी है, पावर हमें गिवन है, कितनी पावर है यहाँ पे, 630 वॉट्स की। ओके, और हमें क्या गिवन है यहाँ पे, पावर की यूनिट है, और पोटेंशियल गिवन है हमें, पोटेंशियल कितना है, 210 वोल्ट्स का। ओके, सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल, कैसे, पावर इक्वल टू क्या होगा, V इंटू आई, फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन हम यूज कर रहे हैं, यहां से हमें I निकालना है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर बाई वोल्ट। पावर कितनी है हमारी, 630, और वोल्टेज कितना है हमारा, 210, तो कितना आ जाएगा, 3, तो I कितना आ जाएगा, 3, तो I करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, 3 एम्पियर का। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन, यहां से हमने निकाल लिया। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे, थर्ड जो हमारा मेजर टॉपिक है उसको शुरू करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।